गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी मिशन लच सीरीज के 30 प्रश्नों के साथ लेकर के एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं। ज़्यादा लोग इस क्लास को जुड़िए, इस क्लास से जुड़िए, ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और हमेशा की तरह 30 प्रश्नों का आप ईमानदारी से अपना वैल्यूएशन लास्ट में करते हुए जाइएगा कि आज के सीरीज के सेट में कितने प्रश्न किए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के मिशन लच सीरीज के पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन संविधान से है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जरा बताइएगा आप लोग। ... द्वारा पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक, तो इसमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई और यहाँ पर कुछ लोगों को वोट डालने के अधिकार दिए गए? वो अधिनियम कौन सा था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919 से। तो भारत में जो पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, किस आधार पे हुई, इसको ध्यान रखिएगा। वो आधार आपका कौन सा था? सभी लोगों को ये अधिकार नहीं था, तो वो आधार क्या था? संपत्ति थी। पहला आधार संपत्ति, दूसरा आपका कर और अथवा शिक्षा। ठीक, उनको अधिकार प्रदान किया गया था और ये अधिकार प्रदान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। यदि आप लोगों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पता होगा, ठीक, एडविन मॉन्टेग्यू इस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। तो इन दोनों ने मिलकर के एक सुधार प्रस्तुत किया था, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं एक बार और चीज बता रहा हूँ, भारत का वास्तविक हित देखने वाले व्यक्ति थे एडविन मॉन्टेग्यू, और इन्होंने ब्रिटेन की संसद में जो अपनी घोषणा बताई थी, भारतीयों के प्रति अपनी इच्छा बताई थी, वो अगस्त घोषणा के नाम से जानी जाती है। और ये जब भारत आए तो इन्होंने इस समय के वायसराय चेम्सफोर्ड के साथ मिल करके एक रिपोर्ट बनाई जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अंग्रेजी सरकार इस अधिनियम को लाई थी जिसे कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, खटाखट आंसर देते रहिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? असम, कर्नाटक, केरल, मिजोरम। इन चारों में से आपको कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन करता है? और ये ध्यान रखिएगा, ये रबर मतलब प्राकृतिक रबर है। ठीक, असम, कर्नाटक, केरल, मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका केरल। केरल जो है भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। कर्नाटक यदि आप कहें तो आप कह सकते हैं कॉफ़ी में आगे है, और असम अगर अभी कहें तो आप ये जान लीजिए किस में आगे है? चाय में। ठीक, मिजोरम ऐसा कोई खास वस्तु नहीं जिसके उत्पादन में वो आगे हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है? ठीक, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी, ठीक, जो है फंगस को नष्ट करने वाले के रूप में किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो इसमें से जो यौगिक है वो आपका ब्लू विट्रियोल, ठीक, जिसे आप लोग नीला थोथा, किस नाम से? नीला थोथा के नाम से जानते होंगे। नीला थोथा, इसका नाम नीला थोथा है। एक नाम है इसका तूतिया, इसको और क्या बोलते हैं? तूतिया भी बोलते हैं। और एक नाम है इसका क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक, एक नाम है इसका क्यूप्रिक सल्फेट। अब आप उत्तर जान गए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर है आपका कौन सा है? वो आपका जो है कॉपर सल्फेट है। वो आपका क्या है? कॉपर सल्फेट है। इतने नाम है, नीला थोथा, तूतिया, क्यूप्रिक सल्फेट। फार्मूला इसका है CuSO4। ठीक, तो ये आपका इसका राइट आंसर है जो है ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट। ठीक, कीटनाशक के लिए प्रयोग किया जाता है, कवकनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, रंगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। पहाड़ों की जगह यदि आप ये भी शामिल कर लें, ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ने पर, ऊंचाई पर आगे बढ़ने पर, ऊंचाई किससे? धरती पर, आप ये समझ सकते हैं धरातल से ऊंचाई पर, धरातल से ऊंचाई पर, धरातल से ऊंचाई पर। ठीक, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब का असर क्या होता है? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक, वायु दाब कम हो जाता है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर वायुमंडल में सघनता कम हो जाती है। ठीक, और दूसरी चीज़ है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कम हो जाता है। ठीक, कम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन कई बार आया है, आप लोग कई प्रैक्टिस सेटों में पढ़ते भी होंगे कि पहाड़ों पर खाना देर से क्यों उबलता है? उसका कारण है दाब की कमी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन चैनल क्या है? ग्रीन चैनल क्या है? टीवी है, रेडियो चैनल, डाक सेवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो आपको बताना है ग्रीन चैनल किस नाम से है। तो अधिकतर लोग टीवी से आप लोग जोड़ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक त्वरित डाक सेवा थी, ये त्वरित डाक सेवा है। त्वरित डाक सेवा है जो पहले प्रचलन में थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसको शुरू किया गया था 1975 में, और ये एक त्वरित सेवा प्रदान करने का नाम है, त्वरित मेल सेवा प्रदान करने का नाम है। ठीक, और ये आपका जो है डाक सेवा थी, चीज़ों को तेज़ी से पहुंचाने वाली ये सेवा थी, जिसे 1975 में स्टार्ट किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन, साइंस से है। बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन, ल्यूटिनिकारी हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। तो इसमें किसकी कमी से आपको जो है बौनापन होता है? चाहे बौनापन हो, डॉर्फिज्म बोलते हैं जिसको, बौनापन हो, या शरीर का बहुत लंबा हो जाना जिसे कहते हैं भीमकायत्व, ये बीमारी है, ग्यानटिज्म बोलते हैं, भीमकायत्व। तो ये दोनों बीमारी जो जिस हार्मोन से रिलेटेड हैं, वो हार्मोन है आपका कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। यदि थायरॉक्सिन का अल्पस्रावन होगा, थायरॉक्सिन की कमी होगी तो आपके बच्चे की बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा और उसकी लंबाई छोटी रह जाएगी, जिसे बौनापन कहेंगे। ठीक, और यदि थायरॉक्सिन का ज़्यादा सिक्रीशन होगा, थायरॉक्सिन की अधिकता होगी तो आपके शरीर की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, जिसको कहेंगे भीमकायत्व। तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ये एक्चुअली किससे रिलेटेड है? हड्डियों की ग्रोथ से। अगर थायरॉक्सिन एक प्रॉपर वे में अगर आपको सिक्रीट होगा आपकी बॉडी में, तो बॉडी के एक अच्छे लेवल तक आपकी हाइट बढ़ेगी। कम होगा तो हाइट कम होगी। ज़्यादा अगर सिक्रीशन होगा तो आपकी बॉडी लंबी होती चली जाएगी, जो है एक तो वो भी एक बीमारी ही है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, फफूंदी, जिसको कहते हैं कवक। तो एंथ्रेक्स एक बीमारी है, और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यह बीमारी सबसे पहले किसमें देखी गई थी? भेड़ में। इसको देखा किसने था? रॉबर्ट कोच महोदय ने। किसने देखा था? रॉबर्ट कोच महोदय ने सबसे पहले देखा था। और इन्होंने ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवाणुओं को कृत्रिम रूप से पहली बार बनाया था। जीवाणुओं को प्रथम बार कृत्रिम रूप से
बनाया था। ठीक, तो इन्होंने भेड़ में एंथ्रेक्स रोग की पहचान की थी रॉबर्ट कोच महोदय ने। और ये आपका एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जिसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस नाम है, जिसके द्वारा ये आपका फैलता है, आपका एंथ्रेक्स रोग। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है। ठीक, कौन सी, कहाँ पे, किस राज्य में, फिर से मैं रिपीट करूंगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से, हाँ ठीक, किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है। सड़क देखिए, सड़क का मतलब है सड़क परिवहन वाली। ठीक, सड़क परिवहन वाली। ठीक, सड़क मतलब है आपका सड़क परिवहन, जिससे जो है सड़क यातायात होता है, सड़क परिवहन। ठीक, और हम आपको हिंट दे रहे हैं, वहाँ पर एक बस भी चलती है जो आपके दिल्ली से होकर, ठीक, लाहौर, ठीक, ये बस सेवा भी आपको चलती है। और वो आपका जो बॉर्डर है, वो आपका जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का नाम है बाघा, बाघा, बाघा बॉर्डर है। और यहाँ ये बॉर्डर आपका कहाँ पे है, ये आपका जो है ये आपका जो है पंजाब राज्य में। किस राज्य में है, पंजाब राज्य में है। तो इसका राइट आंसर है आपका पंजाब। पंजाब से होकर के हमारे यहाँ जो है सड़क परिवहन जाता है, एकमात्र सड़क मार्ग है जो, जिससे आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। एक फोन बज रहा है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से, अच्छा हो चुका। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। बढ़िया क्वेश्चन। कौन सा महासागर अधिकतर निमग्न द्वीपों से बना है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, आर्कटिक महासागर। पहली बात तो निमग्न द्वीप क्या है? ठीक, निमग्न मतलब जल में मग्न, मतलब जल के नीचे, जल में मग्न। ठीक, ठीक, मतलब इनका क्या है, समुद्र में, समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर। ठीक, लेकिन इनकी एक खासियत क्या है, इनके शिखर क्या होते हैं, इनके शिखर होते हैं सपाट। इनके शिखर क्या होते हैं, सपाट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो समुद्र के भीतर ऐसे स्थलीय भाग जिनके शिखर सपाट हैं, उन्हें निमग्न द्वीपों के नाम से जाना जाता है। और ये निमग्न द्वीप सबसे ज़्यादा आपका कौन से महासागर में है? आपके प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर, जो निमग्न द्वीपों से बना हुआ है। खटाखट आंसर देते रहिएगा, मुझसे पहले भी आपका आंसर आना चाहिए। ठीक, बढ़िया प्रश्न। बताइए, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल। बाघों को उनके प्राकृतिक आवास मतलब, उनके प्राकृतिक आवास मतलब उनको जो है जंगल में ही रखता है। ठीक, जंगल मतलब होता है प्राकृतिक जंगल, जिनमें वो पहले से ही रहते चले आए हैं। ठीक, ना आपके द्वारा बनाया गया कोई ऐसा आर्टिफिशियल जंगल। ये है आपका यह है आपका प्राकृतिक आवास। तो इन देशों में क्या, पूरे विश्व में एक ही देश है, वो देश है आपका कौन सा? भारत, जो अपने सभी जंगली जीवों को, बाघ, तेंदुआ, शेर, सभी को ही किस में रखता है? प्राकृतिक आवास में रखता है। और एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत वन्य जीव संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले देशों में से एक है। ठीक, ये भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला है क्वेश्चन, किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये पूछा है भारत के राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। ठीक, और उनसे ये प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ के दिलाने वाला व्यक्ति कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के राष्ट्रपति की शपथ के बारे में प्रावधान
अनुच्छेद 60 में है, अनुच्छेद 60 में है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति की शपथ के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 60 में है और इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाएगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, मिलाइए, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबद्ध स्थलों को सुमेलित करें। ठीक, इसमें मैं आपको थोड़ा समय दूंगा। बुद्ध का जन्म स्थान आपका कहाँ पे? लुम्बिनी। कहाँ पे है? लुम्बिनी। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ हुई? बोध गया, ये भी सही है। प्रथम उपदेश उन्होंने दिया धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ। निर्वाण की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, इनका कहाँ है? कुशीनगर। सारे ऑप्शन सेट है, सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसमें हम कौन सा ढूंढेंगे? जिसमें सभी सामने लगे हुए हों, A1, B2, C3 और D4। ठीक, तो ये मिल ही गया हमें, पहले ए भी मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए, जिसमें जन्म स्थान लुम्बिनी है, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया है, प्रथम उपदेश सारनाथ है, निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। बढ़िया क्वेश्चन, संविधान से ये भी है। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है? ठीक, कौन सा? 8वां संवैधानिक संशोधन, 10वां संवैधानिक संशोधन, 7वां संवैधानिक संशोधन, पहला संवैधानिक संशोधन। तो इसमें से आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन से ये चीज अधिकृत की गई कि राज्यपाल एक ही राज्य का नहीं, एक से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल बन सकता है। तो ये कार्य हम लोगों ने किया था किस संविधान संशोधन से? 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक, ये चीज लाई गई थी। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 राज्यों के पुनर्गठन से भी संबंधित है, राज्यों के पुनर्गठन से भी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। इनमें से चारों में से 1857 के विद्रोह के समय कौन आपके गवर्नर जनरल थे? ठीक, इससे बड़े प्रश्न आए हैं, कई तरह से प्रश्न आते हैं। 1857 का विद्रोह हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। और इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये भारत के अंतिम गवर्नर माने जाते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि 1857 के बाद 1858 में अंग्रेजों ने नया अधिनियम लाया 1858 में, और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद बदल दिया गया, किसमें? वायसराय में। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर आपके ठीक कौन है? लॉर्ड कैनिंग हैं। और यदि आपसे कोई पूछे कि भारत के प्रथम वायसराय भी कौन है, तो वो व्यक्ति भी कौन है? लॉर्ड कैनिंग हैं, क्योंकि इनको हटाया नहीं गया था और इनको ही जो है तुरंत जो है वायसराय के रूप में नामित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? अवध, लखनऊ, बंगाल और बॉम्बे में। ठीक, परमहंस मंडली की स्थापना करने वाले थे दादोबा पांडुरंग जी ने इसकी स्थापना की थी। दूसरे व्यक्ति थे रामचंद्र जयकर। ठीक, इन दोनों ने मिलकर के 1849 ईस्वी में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आयोग को, कई बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंधों
पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? कोठारी आयोग, सरकारिया आयोग, राधाकृष्णन आयोग, A.K. माथुर आयोग। ठीक, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो इस आयोग ने क्या सिफारिश दी थी? आप लोग खटाखट आंसर दीजिए। इस आयोग ने सिफारिश की थी कि अंतर्राज्यीय परिषद हो, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण हो। ठीक ठीक, और क्या सिफारिश की थी? प्रमुख सिफारिशें मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प हो। ठीक, अंतिम विकल्प हो। जब आपको कोई चीज़ न सूझे राज्यों को सही करने में तो आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। ठीक, और योजना आयोग को अधिक अधिकार देने का भी इसमें प्रावधान था। और इस आयोग का नाम क्या है? सरकारिया आयोग। नाम क्या है? सरकारिया आयोग, जिसका गठन वर्ष 1983 में किया गया था। ठीक, और ये आपका एक फेमस आयोग माना जाता है, बहुत सारे प्रश्न इससे आए हैं। खटाखट आंसर देते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिए और सारे क्वेश्चंस को आप लगाते हुए अपना याद रखिएगा कि आप कितना क्वेश्चन आज की सीरीज में किए हैं। समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? अर्थशास्त्री खुफिया इकाई, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, अर्थशास्त्र और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, व्यापार एवं विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इन चारों में से समावेशी इंटरनेट सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो पहले तो ये बताइए सूचकांक है क्या? इंडेक्स है, एक रैंक दी जाती है और वो संबंधित है किससे? इंटरनेट। ठीक, और इसमें किस चीज़ को देखा जाता है? इंटरनेट की पहुंच उस देश में कहाँ तक है। ठीक, सुलभता देखी जाती है कि सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं। ठीक, उसके बाद इसका संरचना देखी जाती है और उसके बाद देखा जाता है सरकार की सहभागिता कितनी है, सरकार की सहभागिता कैसी है। तो इन सब के आधार पे इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जारी किया जाता है और वो जिस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है वो है आपकी अर्थशास्त्री खुफिया इकाई। इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स जो है इंटेलिजेंस यूनिट। ये जो है आपकी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रिपोर्ट हर वर्ष जारी करती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, इकोनॉमी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारक माना जाता है? आबादी, प्रौद्योगिकी, देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते नौकरियों को स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक ठीक, उस क्षेत्र का अप्रासंगिक ज्ञान जिसमें रोजगार के अवसर कम हैं। ठीक, देखिए घुमाने वाले ऑप्शन हैं। कुल मिलाकर के पहले तो ये जो है स्ट्रक्चरल जो है बेरोजगारी, ये है क्या? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट है, किसी भी अर्थव्यवस्था में देखिए मैं बहुत सारी चीज़ों को बहुत सरल शब्दों में एक्सप्लेन करता हूं और ऐसा होता ही है, मैं ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करता हूं, होता ही ऐसा है। संरचना के कारण बेरोजगारी, और संरचना किसकी? अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था ना लिखें कि अर्थव्यवस्था की संरचना के कारण उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है क्या भैया? संरचनात्मक बेरोजगारी। जब आपकी इकोनॉमी की जो है संरचना ही डिस्टर्ब है तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी बढ़ेगी। सिस्टम ही आपका डिस्टर्ब है तो इसका मतलब बेरोजगारी आपकी बढ़ेगी। अब ये जितने कारक हैं सब कारक जो है संरचनात्मक बेरोजगारी के कारक हैं। ठीक, आपकी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता होगा तो नौकरियों का ट्रांसफर होने का ज़्यादा चांस होता है। उस क्षेत्र का अप्रासंगिक ज्ञान जिसमें रोजगार, आप किसी ऐसे फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसमें रोजगार के अवसर कम हैं, तो ये सब आप, और आबादी, पॉपुलेशन, ये सब आपके कारक हैं किसके? संरचनात्मक बेरोजगारी के। लेकिन सबसे कम कारक है आपका कौन सा? आबादी। पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो तब भी अगर आपका स्ट्रक्चर अगर सही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं। आप सबको सेट कर सकते हैं अगर आपकी चीज़ें व्यवस्थित हैं तो सबसे कम कारक पूछा गया है तो वो आपका कारक सबसे कम आबादी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को
डॉट 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 कहा जाता है? विनिमय, कम्यूटेशन, अभ्यंतर प्रवास, इंटरनल माइग्रेशन, अप्रवासन, इमिग्रेशन, दोष सिद्धि, कन्विक्शन। तो अगर कोई एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जा रहा है तो उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जैसे अप्रवासन। क्या कहते हैं? अप्रवासन। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन के नाम से ये चीज़ जानी जाती है कि जब कोई एक व्यक्ति रोजगार या अन्य किसी चीज़ के कारण जो है एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रवासन, इमिग्रेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? 16 जून, 10 दिसंबर, 11 जनवरी, 5 सितंबर को। ठीक, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को जो है मानवाधिकार दिवस के रूप में घोषित किया है? तो वर्ष जो है वो आपका जो दिवस है वो है आपका 10 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, ISIS है क्या है? इराक और सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन, मध्य पूर्व एशिया में तेल निर्यातक फर्म, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक पार्टी। ठीक, तो ये आपका जो है ISIS जो है सहयोग, देखिए आज इस पर भी एक करंट का क्वेश्चन भी लेकर के एक करंट का क्वेश्चन भी आपका आया है और देखिए इसमें प्रश्न भी आ गया। इराक और सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन इसका नाम है और इसका फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड होगा एवं लिख दिया मैंने एंड सीरिया। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इराक और सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? मनमोहन सिंह, वीरप्पा मोइली, गुलाम नबी आजाद, प्रणब मुखर्जी। ठीक, प्रशासनिक सुधार आयोग गठन किया गया था दूसरी बार। प्रशासन में सुधार करने के लिए सिफारिशें उसको देनी थी और इसका गठन जो किया गया था वर्ष 2005 में और इसका जो आपका जो है नेतृत्व दिया गया था कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीरप्पा मोइली। खटाखट आंसर देते रहिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ठीक, मैंने आपको बताया भी था कि देश राजधानी उनकी मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर एग्जाम के लिए। तो इसमें प्योंगयांग पूछा है। मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया। तो ये राजधानी आपकी किसकी है? उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, आइए सोशल मीडिया में आइए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? बताइए आप लोग। जूम में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, पिंटरेस्ट में, किसमें स्क्रैप बुक नामक फंक्शन होता है जहां पे फोटोज़ को अलग से सेव करके रखा जा सकता है? मैं आपको हिंट दे रहा हूं और ये सुविधा आपके किसमें है? स्क्रैप बुक नामक जो है आपका जो सुविधा है वो किसमें है? फेसबुक में है। ठीक, और फेसबुक का चलन वर्ष 2004 से ही हो रहा है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, झील से रिलेटेड प्रश्न है। मिरिक झील डॉट 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 में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। ये किस राज्य में स्थित है? और इस झील को एक नाम और भी दिया जाता है, सुमेंदु झील। उसे क्या कहा जाता है? सुमेंदु झील भी इस झील का नाम है। सुमेंदु झील नाम है और ये झील आपके कहाँ पर स्थित है? दार्जिलिंग। कहाँ पर स्थित है? दार्जिलिंग। और ये आपका स्टेट कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। बस 5 प्रश्न और हैं, खटाखट आंसर देते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिए और जाते जाते 30 प्रश्नों में से आप ये देखा करिए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है आज की सीरीज का। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1938, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1936। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और ये आपका एक्टिव हो गया था। और आपका पहले इसका मुख्यालय था कोलकाता, बाद में वर्तमान समय में भी इसका मुख्यालय है आपका मुंबई मुख्यालय है। इसे देश के बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक, पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा संबंधी नीतियाँ, ठीक है, बैंकिंग संबंधी नीतियाँ यही बनाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 बी, 1 अप्रैल 1935। बढ़ते हैं आज के करंट आपके आज के मिशन लंच सीरीज के 27वें प्रश्न की ओर। बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? गांधी जयंती, संविधान दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। ठीक, किस उत्सव की समाप्ति पर ये बीटिंग द रिट्रीट की जाती है? ये है क्या? ये भी एक आपकी एक प्रकार की क्या है? परेड है। ये परेड है और ये किसके सम्मान में दी जाती है? राष्ट्रपति जी के सम्मान में ये की जाती है और ये आपकी गणतंत्र दिवस की समाप्ति पर की जाने वाली एक परेड है। यदि आप लोगों ने गणतंत्र दिवस की परेड देखा होगा तो उससे कहीं ज़्यादा आकर्षक जो होती है बीटिंग द रिट्रीट परेड होती है, इसको जरूर देखिएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणतंत्र दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, खटाखट आंसर दीजिएगा। भारत ने किस वर्ष में पहला नाभिकीय यंत्र का विस्फोट किया था? मतलब भारत ने पहला परमाणु विस्फोट किस वर्ष किया था? 1974, 1969, 1961, 1977। ठीक, तो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में वर्ष 1974 में हमने पोखरण में अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया था। ठीक, पहला परमाणु बम परीक्षण किया था और इसको नाम दिया गया था आपका कौन सा? स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा करके था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, मैं बुद्धा ही लिख रहा हूँ, ये नाम दिया गया था। तो ये आपका 1974 में पहला, और यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में द्वितीय परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया गया था। ठीक, और उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1974। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, खटाखट आंसर देते रहिएगा। हाल ही में जारी नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? ठीक, तो ये प्रश्न है क्या? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक, राजकोष की स्वास्थ्य सूचकांक मतलब हुआ जो राजकोष के मामले में जिस राज्य ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसमें जो आपका जिस राज्य ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है वो राज्य आपका कौन सा है 2025 में? ओडिशा। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। आज की मिशन लंच सीरीज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू किया गया है? युवा मामले और खेल मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और चौथा है आपका केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो ये इस योजना के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये योजना आपकी जो है मार्च 2025 से स्टार्ट की गई। ठीक, और इस योजना का उद्देश्य क्या था? महिलाओं को व्यवसाय
व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करना, व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करना, इसके साथ ये ध्यान रखिएगा, अब इसको हटा नहीं सकते हम, तो प्रशिक्षित करना। और ये योजना आपकी कहाँ पे थी, कहाँ से शुरू करनी थी? उच्च शिक्षण संस्थानों से, उच्च शिक्षण संस्थानों से, तो उच्च शिक्षण संस्थानों से। और इस योजना को जिस मंत्रालय के द्वारा इसे चालू किया गया है, इसमें देखिए 4 मंत्रालय है, युवा मामले खेल मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो ये योजना लॉन्च की गई है, स्वावलंबनी जो है योजना, ये आपकी केंद्रीय कौशल और विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। ठीक, तो ये थे आज के मिशन लाइफ सीरीज के 30 प्रश्न। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते रहिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।